एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। ये नारा 1967 या 68 में कार्तिक उरांव साहब ने दिया था भारत में पहली बार। कार्तिक उरांव साहब का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, कुछ ज्यादा नहीं तो। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद भारत में पहली बार जब बनी तो वो कार्तिक उरांव साहब ने बनाया 67 में। उस समय हम लोग, मतलब मैं भी छोटा था और आप लोग इस धरती में आए नहीं थे। उस समय यह नारा गढ़ा गया था, एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान, और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बना। अपन इस पे भी बहुत, इस नारे पर और इस संगठन पर भी हम लोग बात करेंगे। वैसे लगभग 2 घंटे विलंब हुआ है और मैं मेरे पूरे जीवन में ये 0.1% ऐसे अवसर आए हैं जब मैं विलंब से पहुंचता हूँ। 0.1, नहीं तो मैं कभी, लोग आए नहीं रहते, मैं पहुंच जाता हूँ। और अभी हम लोग सही समय पर निकले थे भिलाई से। रास्ते में गाड़ी में समस्या आई धमदा के पहले, तो हमारा 1-1.5 घंटे से ज़्यादा वहाँ बर्बाद हो गया। फिर दूसरी गाड़ी मंगानी पड़ी और फिर उस गाड़ी को हम लोग वहीं छोड़ करके आए, क्योंकि मैं बड़ा समय का पाबंद व्यक्ति हूँ और समय का बड़ा सदुपयोग करता हूँ। जैसे फूल माला पहनाने में भी अगर 10-15 मिनट अगर हमारा चला जाता है तो मैं बचना चाहता हूँ कि इससे भी बचें हम। वो 15 मिनट का भी, 20 मिनट का भी हम और बेहतर उपयोग कर लें। और इसी बात की मैं लोगों को सूचनाएं भी देता रहता हूँ, समझाता भी हूँ कि समय को कैसे बचाना है। और अभी अपनी कार्यशाला में ये विषय भी रहेगा। मैं अभी आप लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक हूँ, 9 बजे रात तक तो आप लोग को जाने नहीं दूंगा। उस मूड से आप लोग आए हो ना, तो जितने आए उतने पर्याप्त है ना। तो सुबह हम लोग हल्का फुल्का नाश्ता करके निकले थे, तो अभी तो भोजन करेंगे। तो कोदो कुटकी का चावल बनने वाला था, मैं बोला था तो अभी चावल बन गया कि बनने वाला है ना। तो फिर उसके बाद फिर मैं बातें करूँगा। अभी मैं आप लोगों से सुनूंगा। जब तक आप लोग खाने का न्योता नहीं दे देते तब तक आप लोग अपने सवाल करिए मेरे से। आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, समाज की आर्थिक दशा के बारे में, या समाज की जो समस्याएं हैं। समस्याएं तो अनगिनत है, तो समस्याओं पे हम चर्चा कम करें, लेकिन आप लोगों के मन में क्या चलता है, युवाओं के मन में, वो बेखौफ होकर के अपने सवाल करो आप। तो मैं उसके निराकरण बताऊंगा आपको, आपके सवालों के समस्याओं तक ले जाने के जवाब दूंगा। तो सबसे पहले तो उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारे लोगों को अपनी बातों को रखना नहीं आता, अपनी समस्याओं को सही तरीके से साझा करना नहीं आता। तो युवाओं को कम से कम हम सबसे पहले ये प्रेरित करें कि वो अपनी बातों को मुखरता से रखें। जैसे कवर्धा जिले में कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा तो हम लोगों के जातीय या सामाजिक संगठन होंगे जो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन कामू बैगा ही क्यों मुखरता से बातों को रखता है सरकार के सामने, दूसरे लोग क्यों नहीं रखते? सही है ना। मतलब बिना डरे,
बिना लाग लपेट के अपनी बातों को शासन तक पहुंचाना तो है ना भाई। और जब हम पहुंचाएंगे नहीं तो हमारी बात सुनेगा कौन? तो अपनी बातों को सही तरीके से रखना भी तो हमारे पास में ये कला है जो हमको आनी चाहिए। तो हर युवाओं का जो प्रारंभिक जो प्रशिक्षण है वो इसी बात को लेके होना चाहिए कि उसे बोलना आए, साहस के साथ बोलना है, क्योंकि हम कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे हैं। और सरकार सुनती है, बहुत सी बातें नहीं सुनती है, और सुनने वाली स्थिति तो नहीं रहती। जैसे अभी हाल ही में मैंने व्हाट्सएप में देखा था कि कोई समस्या को लेकर के अभी कुछ जाति प्रमाण पत्र से संबंधित था, कुछ मैंने कामू बैगा ने उस बात को सरकार के पास या जिला प्रशासन के पास रखा था, तो वो मांग पूरी हुई। तो हम जब अवगत कराएंगे तो वो बातें, तो हमेशा मैं कामू से भी अपील करूंगा कि युवाओं को जब भी तैयार करें तो उसको पहले तो लीडर बनाना शुरू करें कि वो कम से कम अपनी बात रखना साहसपूर्ण तरीके से सीखे। हमको एक कामू बैगा से काम थोड़ी चलाना है, हमको हर घर में एक कामू पैदा करना है, हर युवा के दिलो दिमाग में एक कामू पैदा करना है। और जैसे अंजोर सिंह सिदार जी हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी सामाजिक बैठकों से भागते हैं, खास करके सामाजिक चिंतन के बैठकों में उपस्थित नहीं होते, जबकि हर अधिकारी कर्मचारी को सिदार जी ऐसा बनना चाहिए कि हम पर्दे के पीछे से समाज की कैसे मदद कर सकते हैं, समाज को किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं। और हम लोगों ने इस प्रकार का बहुत प्रयास भी किया पिछले 30-40 सालों में, तो उसके रिजल्ट अभी दिखते भी हैं कि बहुत सारा अवेयरनेस अधिकारी कर्मचारियों में भी आया है, और लोग किसी न किसी प्रकार से समाज में पार्टिसिपेट करते हैं, सामने से करते हैं, पीछे से करते हैं, छुप के करते हैं, और करते हैं। अब उसको हमको विकराल रूप में लाना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ सवाल करें, आप लोगों के मन में क्या चलता है युवा संगठन के बारे में, सामाजिक संगठनों के बारे में, या हमारा बहुत अच्छा पिक्चर नहीं बन पा रहा है समाज के अंदर में, हम लोग बहुत समय से आप लोग देख रहे हो या काम कर रहे हो, तो आपको कुछ अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार के सवाल जवाब हम लोग करते हैं ताकि आप लोगों के मन में जो बहुत सारी दुविधाएं हैं उसको दूर पहले करें। रहा सवाल, फिर हम लोग जिस प्रकार की बातें आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, तो फिर सेकंड हाफ में जो बैठेंगे तो फिर उठने वाले नहीं है। सेकंड हाफ में जब अपन बैठेंगे तो फिर कंटिन्यू बैठेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग, माइक की भी जरूरत नहीं है, आप लोग फेस टू फेस सब बातें कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग अपने सवाल को, अपनी जिज्ञासा दूर करें। चलिए, आप लोगों का प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। जो भी आप लोगों के मन में जो सवाल होंगे आप दादा से पूछ सकते हैं। आप में से कोई भी जो भी आपके मन में प्रश्न हो, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी झिझक के। ऐसा लगता है कि सामाजिक दृष्टि से आपके मन में कोई क्वेश्चन हो और उसको आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सादर आमंत्रित है। अब मेरे ख्याल से सबके पास प्रश्न है लेकिन पूछना नहीं चाहते, यही दिक्कत है। देखिए हम लोग ने क्या लिखे हैं, कार्यशाला। कार्यशाला का मतलब है कि आप लोगों को स्कूल है, ये जस्ट लाइक स्कूल है, और हम शिक्षक और आप लोग विद्यार्थी हो, ठीक है ना। तो जब तक बच्चा शिक्षक से सवाल नहीं करेगा तब तक उसके सवालों का जवाब कैसे मिलेगा। इसलिए सवाल करो। सबसे पहले मैं दादाजी को प्रणाम करता हूँ। मेरा सवाल है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से संगठन हैं,
परिचय, मेरा नाम मुकेश मरकाम है। पिताजी का नाम श्याम सिंह मरकाम, ग्राम सिंघारी, पोस्ट बैजलपुर, तहसील बोडला, जिला कबीरधाम। मेरा वो भी बताओ क्या करते हैं आप, वो भी ए, अच्छा, मेरा एजुकेशन है MSc बताओ। इस विषय में बॉटनी। और मेरा सवाल है, मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत सारे संगठन एक साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते, इस प्रश्न है। संगठन तो बहुत से हैं, लेकिन साथ मिलकर के ना आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। तो लड़ाई एक साथ मिलकर लड़नी चाहिए। जो कॉमन सब्जेक्ट है ये, इसी से मिलता जुलता और कोई सवाल आप लोगों का, तो बस सबको मिला करके जवाब दे दूंगा ना। और कोई एक दो प्रश्न और किसी के पास? शिवा जवाहर दादा, मेरा नाम राजेंद्र दुर्वे है और मैं कवर्धा ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ और मेरा स्नातकोत्तर कंप्लीट है। दादा मेरा ये सवाल है कि अभी जो जनरेशन चल रहा है, तो मैं यही चीज़ देखता हूँ कि हमारे जो आदिवासी जो बच्चे हैं वो कई संगठन में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संगठन हैं, जरूरी नहीं है कि वो आदिवासी समाज से रिलेटिव है, अन्य में है। तो उसमें वो लोग आंख मूंद कर चढ़ बढ़ कर चले जाते हैं, चाहे कुछ भी आंदोलन हो, कुछ भी कार्यक्रम हो। हाँ, उसके बाद कहीं भी देखो मीडिया में तो तोड़ फोड़ आगजनी, जैसे उदाहरण पे अभी मणिपुर में चल रहा है, उसमें भी 80% युवा ही होंगे मेरे ख्याल से। तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे आदिवासी बच्चे हैं, युवा हैं, वो क्यों अपने हक अधिकार के लिए, अपने आदिवासी जन जागृति के लिए उसी प्रकार के आंदोलन, उसी प्रकार की ताकत, यूनिटी क्यों नहीं दिखाते? और अन्य संगठन के क्या उन लोग क्या लालच देते हैं, क्या भ्रमित करते हैं, उसमें आंख मूंद कर दौड़ कर चले जाते हैं। उसके बाद अगर उस रैली में या भगदड़ में कुछ हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा? तो वही ताकत, वही यूनिटी, वही जो अपने हक अधिकार के लिए, समाज के लिए क्यों नहीं दिखाते? और दूसरी बात यह दादा कि उसको कैसे कन्विंस किया जाए, वो कैसे आदिवासी जन जागृति के लिए, हक अधिकार के लिए वही ताकत दिखाए। मतलब आदिवासी समाज के लिए वो काम करे जो काम वो अन्य संगठन में जाकर के करते हैं। और किसी के पास? भागवत, कुछ तो प्रश्न होगा मन में। शिवा जवाहर दादा, मेरा नाम भागवत दुबे है और वर्तमान में गंगानगर वहीं रहता हूँ कवर्धा में। मेरा सवाल यह है दादा कि जैसे अपन बैच के जितने भी लड़के हैं 10th या 12th के बाद स्टडी छोड़ते जा रहे हैं और समाज के इतना प्रेरित करने के बाद भी छोड़ते जा रहे हैं। बहुत से जगह ऐसे हुए हैं, तो उसको बार बार मोटिवेट करने के बाद भी पता नहीं वो क्यों वो फील्ड छोड़ देते हैं स्टडी वाला। तो इस पर थोड़ा सा ज्ञान देते। मतलब एजुकेशन जो समाज की जो मुख्य धारा है उससे वो दूर हटते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, ऐसा आपके प्रश्न है? जो वर्तमान में जो है ना, जो युवा है वो एजुकेशन को छोड़ करके दूसरी ओर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और इन सवालों में जी दादा, बहुत सारी बातें आ जाएगी। और भी कोई पूछोगे? है कोई और इसी से रिलेटेड है या और कुछ तो अभी या कोई और हट करके इनके अलावा? और किसी के मन में कोई हट करके क्वेश्चन हो? पूछे ना, वो मन में नहीं रहना चाहिए, बाद में ये पूछ नहीं पाते। पूछिए या शाम को पूछ लेना, सोच के रख लो, ठीक है ना? कुछ और सवाल सोच के रख लेना अभी 2-3 घंटे में, और फिर शाम को मन करेगा तो फिर पूछ लेना, और पूछना जरूर। यदि मेरे आने का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर तुम लोगों ने सवाल नहीं पूछे, समझ गए?
एक तो संगठन के बिखराव पर बात आई, और ये पूरे देशव्यापी समस्या है, ये कोई एक जिले की समस्या नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक्चुअली हमारे पास में क्या है, अध्ययन नहीं है। हमारे पूरे होल ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या है, देशव्यापी समस्या, कि हमारे पास में अध्ययनशीलता नहीं है, अध्ययन नहीं है। और ये अध्ययन का अभाव ही है। उसकी वजह क्या है, सबसे बड़ी ट्राइबल क्षेत्र की ज्योग्राफी, भूगोल। आदिवासी लोगों की बसाहट कहाँ पर है, आज भी कहाँ सबसे ज्यादा, जंगलों में, पहाड़ों में। अब कवर्धा क्या है, नगर निगम है ना, नगर पालिका। अब कवर्धा नगर पालिका है, तो नगर पालिका का अगर आप लोग जनगणना का निकालोगे आंकड़ा, जनसंख्या का वहां का, तो उसमें हमारे ट्राइबल का क्या प्रतिशत होगा उस नगर पालिका क्षेत्र में? 4-5%। खूब होगा तो 6-7% होगा, इतना ही तो होगा। अब वो 6-7% लोग जो, तो बहुत ध्यान से सुनना ना, इसी में सब सवालों के जवाब छुपे हैं। वो जो 6-7% लोग जो कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में निवास करते हैं, उनमें भी 99% शासकीय कर्मचारी होंगे, शासकीय नौकरी वाले होंगे, और 1% जो मजदूरी करते होंगे या छोटा मोटा पान ठेला चाय दुकान लगाते होंगे, इस प्रकार के लोग होंगे। तो हम इस कबीरधाम या कवर्धा क्षेत्र में जो सबसे विकसित स्थान है वो है कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र। अब वहाँ हमारी जनसंख्या 7-8%, मतलब हम वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। हम क्या कहलाएंगे, बहुसंख्यक कहलाएंगे कि अल्पसंख्यक कहलाएंगे? अल्पसंख्यक होगा ना, मतलब जो विकसित जगह है, जहां सभी प्रकार के संसाधन हैं, वहां हम लोग अल्पसंख्यक। और हम लोग बहुसंख्यक कहां पर हैं? बोडला में, पंडरिया में, तहसील जो है। अब ये अविकसित क्षेत्र है। अब आज इस प्रकार का अविकसित क्षेत्र है ये, तो आज से 50 साल पहले कैसा रहा होगा, कल्पना करो। हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब इसी में है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। कि अभी कल्पना करो कि आज से 50 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। अभी हम लोग जहां खड़े थे, राजेंद्र लोगों का इंतजार करते, मैं उस रोड से यानी आज से करीब 25-30 साल पहले बालाघाट गया किसी रोड से, तो बहुत घना जंगल था। जहां हम लोग मार्केट जो बना हुआ जहां रुके हुए थे, आसपास में इतना घना जंगल था, जैसे यहाँ अंदर घुसे तब दिखता है ना, वैसे मेन रोड में था बोडला के। तो वहां तो सपाचट हो गया। तो कल्पना करो कि 50 साल पहले बोडला में कैसा जंगल रहा होगा। तो जो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, और ट्राइबल वहीं पर पाया जाता है जहां पर घने जंगल हैं या घनी पहाड़ियां हैं, उसकी बसाहट वहीं पर है। आज से 50 साल पहले तो एक गांव से दूसरे गांव आदमी ठीक से पहुंच नहीं पाता था।
पगडंडियां हुआ करती थी। मैं समझता हूँ 20 साल पहले ये रोड भी ठीक से नहीं रहा होगा, जो भी बुडला किधर आए रानीदर, पगडंडी टाइप का सड़क रहा होगा, उबड़ खाबड़ सड़क रही होगी, 4 पहिया वाहन कभी कभार आते रहे होंगे। तो ये जो भौगोलिक जो कारण है ना, ये हमारे पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण शुरू से रहा है पूरे भारत में। ये सरकारी योजनाएं हमारे जंगलों तक नहीं पहुंचती ठीक से, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। मेरे पास में बहुत अच्छा सर्वे है कि एक आदिवासी लड़का जो जंगलों गांव में पला बढ़ा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, जब उसकी पोस्टिंग भी अगर उसी जंगल क्षेत्र में जब की जाती है ना, तो वो वहां उसको रुकवाने चला जाता है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। मतलब अब वो जंगल में वो पढ़ाने नहीं जाना चाहता उस स्कूल में,